सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं सादिया सैमसन। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना जैसे गुनाह है। शायद कराची वाले अब एक जहन्नुम में ज़िंदा है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला शहर कराची, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद ये रोशनियों का शहर अपने लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात तक नहीं दे पा रहा है। लोग ज़िंदगी हथेली पर रख कर घर से बाहर निकलते हैं और हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं से कोई लुटेरा आएगा और कीमती सामान और उनका चैन और हो सकता है उनकी ज़िंदगी सब कुछ लेकर चला जाएगा। घर से बाहर आप ये सोच कर नहीं जाते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। घर से बाहर आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने वक्त कराची वाला ये सोचने पर मजबूर होता है कि शायद वो वापस अपनी दहलीज पर कदम रख भी पाएगा या फिर राह चलते हुए किसी खूनी मौत बांटने वाले टैंकर की जद में आ जाएगा और ज़िंदगी का किस्सा वहीं तमाम हो जाएगा। और यही नहीं, मेरे अजीज़ शहर कराची का पहिया चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, हर कोई ये बात करता है, लेकिन तमाम कौमियतों को बिला तफरीक सीने से लगाने वाला ये शहर ऐसा लगता है आज अकेला खड़ा है। मेहनत कशों, मजदूरों और हुनरमंदों का गरीब परवर है ये शहर। कराची में सबसे बड़े मसाइल हैं, यहाँ ट्रैफिक के मसाइल है, यहाँ छीना झपटी होती है, यहाँ पर और कई मसाइल हैं। यहाँ पर आपको तजावुज़ात मिलेंगी, यहाँ पर आपको स्ट्रीट क्राइम नज़र आएगा, पानी के मसाइल यहाँ पर है। कराची वाला बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कराची वाले और शायद सिंध वाले ये सोच रहे हैं कि कब उनको मोटरवे मिल जाएगा। लेकिन तालीम के मामलात हों या और कई मामलात हों, पाकिस्तान की पेशानी का झूमर कहलाने वाला ये शहर ऐसा लगता है यहाँ की उधड़ी सड़कें ही इसकी पहचान है। यहाँ के मैन होल जो कि डेथ होल बने हुए हैं, शायद वही इसकी पहचान है। शायद सोशल मीडिया पर मजाक की तरह उड़ाई जाने वाली वो वीडियोस जिसमें कोई बाइक से आता हुआ आपका फ़ोन लेकर चला जाता है, शायद यही इसकी पहचान है। क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में कराची की सड़कों पर 9000 ट्रैफिक हादसा हुए। सिर्फ इसी साल का अगर मैं जिक्र करूं तो 69 जाने ये शहर गवा चुका है। लेकिन कौन है इस शहर को पूछने वाला? कौन है ये पूछने वाला कि वो औरत जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, जिसकी पेट में 9 माह का बच्चा मौजूद था, वो आदमी जो अपनी बीवी का चेकअप कराने जा रहा था, जिसके पास इतने भी पैसे नहीं थे मौजूद कि वो किसी ऐसे अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराता, वो एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में उसका इलाज करवाने जा रहा था। क्या उसने सोचा था कि आज उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा? उस बनने वाली माँ जो अभी उम्मीद से थी, उसके बाप ने ये सोचा था कि उसकी एक ही औलाद, उसकी एक ही बेटी, उसकी शहजादी उसके घर में दाखिल नहीं होगी? क्या इसीलिए उसने शादी की थी उसकी? आप और मैं और वो सारे लोग जो साहिब औलाद हैं, वो आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि मैं कहाँ महफूज हूँ। मेरा बच्चा क्या घर की दहलीज के नीचे महफूज है? मेरे घर से बाहर निकलने वाला शौहर जो सड़क पर गाड़ी चलाता है, क्या उसकी गाड़ी महफूज है? कब तक हम कराची के मसाइल का रोना रोते रहेंगे? कब तक हम ये पूछते रहेंगे और कोई जवाब नहीं देगा? और मेरा सवाल है मुर्तज़ा वहाब साहब से, आप फादर ऑफ सिटी हैं, क्या अच्छी सड़कों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने से कराची के मसाइल छुप जाएंगे? कराची के मैन होलों के ऊपर ढक्कन आ जाएंगे? और गवर्नर साहब, आपने कहा था मैं ट्रक के सामने खड़ा हो जाऊंगा। कब खड़े होंगे? जब कराची शहर की सांसें बंद हो जाएंगी। और अगर आप ये कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं, तो मुझे बताएं कि कराची में रहने वाला आम शहरी, उसके पास कितना इख्तियार है? जिसकी जेब में सिर्फ 50 रुपये हैं, जिसको ये पता है कि मैंने जाना शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है, आऊँगा मैं नहीं पता मुझे कैसे, उसके पास क्या इस वक्त अथॉरिटी मौजूद है? ठंडे ऑफिसेज में बैठकर, एसी में बैठकर ये कहना कि मैं वहाँ गया, ये बात काशी लगती है। लेकिन मेरे शहर में रहने वाला एक एक शहरी, उसकी कीमती है जान, उसकी सांस कीमती है, वो ज़िंदगी में जीने का हक लेकर आया है। तमाम तर मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद हैं, मोनम ज़फ़र साहब, जो कि ख़ुद इस वक्त एक एहतजाज से वापस लौटे। बहुत शुक्रिया मोनम साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस रुक जाएगी ये बातें करते हुए। मोनम साहब,
70 जानें अहमियत रखती हैं। वो माएँ जिनके पेट में बच्चे हैं, जो बाइकों पर घर से निकलती हैं अपना इलाज कराने, उनकी और उनकी पेट में पलने वाला बच्चा, उसकी एक अहमियत है। ये सोचते हुए भी मेरी रूह कांप रही है कि एक शहरी की जान की कोई अहमियत ही नहीं। हम रोज़ बयानबाजी देखते हैं, हम रोज़ सुनते हैं कि कोई आएगा और इस शहर के लिए ये प्लान हो जाएगा, वो प्लान हो जाएगा, ये शहर रेवेन्यू जनरेट करता है। भाई ये सब बातें पीछे, एक शहरी की जान बचा लो, वो घर से निकला है, उसको घर सही सलामत पहुंचा दो। मेरी बहन, आपने जो पूरी बात बयान की, सारी बात है, आपका दर्द आपने पूरे शहर के हालात का अहाता किया है। सूरत हाल ये है कि रमज़ान रहमत व मग़फ़िरत का महीना है और इस रहमत व मग़फ़िरत के महीने में लोग हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कल का जो वाक़या पेश आया है, दिलखराश वाक़या है, अंदोनाक वाक़या है कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ जा रहा हो और एक टैंकर आके उसको जो है हिट करे और उसकी नौमौलूद बच्ची की भी डेथ हो जाए और वालिदैन की भी डेथ हो जाए। आप मुझे बताइए, इससे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है। ये वाटर टैंकर इंसानों के शहर को मक्तल बना दिया है इन्होंने, और ये शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, मौत बांटते फिर रहे हैं इस शहर में। और पिछले 85 दिनों में 1 जनवरी से 25 मार्च तक इस शहर में 216 अमवात हुई हैं, जो डंपर, टैंकर, ट्रॉलर और दीगर हादसा की सूरत में हुई हैं। 2600 से ज़ायद लोग अपनी जानों से इसमें गुजर गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि 1/3 वाक़यात वो हैं जो हैवी ट्रैफिक के वाक़यात हैं, और हैवी ट्रैफिक के नतीजे में लोग अपनी जानों से गए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जिनको लोगों को फैसिलिटेट करना था, जिनको लोगों को जीने का हक देना था। आपने तो कराची के शहर के शहरियों से जीने का हक भी छीन लिया है। एक आदमी, एक बच्चा बच जाता है, वो मेन होल में गिरने से बचता है, वो टैंकर की जद में आ जाता है, वहां से भी बच जाता है, इसी तरह किसी हादसे का शिकार हो जाता है, कोई आकर उसको जो है छीना झपटी करते हुए उसको मार देता है। ये है इस शहर का अलमिया कि जो शहर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जो पूरे सूबा सिंध की मईशत का 96% हिस्सा अदा करता है, जिसकी इंडस्ट्री चलती है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। लेकिन इन जालिम हुक्मरानों ने आज सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मुफादात के लिए, ये फॉर्म 47 पर बराजमान हुक्मरानों ने आज कराची को यहाँ तक पहुँचा दिया है। एक काबिज मेयर है जो शहर पर बराजमान है। कौमी और सूबाई असम्बली की सारी नशिस्तें उन लोगों को दे दी गई जिनका इस शहर में कहीं कोई वोट बैंक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और हाल ये हो गया है कि लोग, शहर का 50% आबादी पानी से महरूम है। अब आपने बात की कि पिछले साल 2024 में इस शहर में 775 अफराद हादसा का शिकार हुए हैं। 8,000 अफराद वो हैं कि जिनको जो हादसा का शिकार हुए हैं। हमने हुकूमत के सामने ये बात रखी कि देखें, दावे करना अलग बात है, ज़बानी कलामी बातें करना अलग बात है, लेकिन असल मसला ये है कि शहर को इन हालात से कैसे निजात दिलाई जाए। सिर्फ बिल्कुल शहर को आग में झोंक देना, सिर्फ ऐसी बातें करना कि जिसके नतीजे में ये शहर दोबारा इन हालात से गुजरे जिसका मुकल्लिफ नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? जो हादसा हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है, इसकी जिम्मेदारी वजीर ट्रांसपोर्ट पर आयद होती है, इसकी जिम्मेदारी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला पर आयद होती है कि क्यों सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों मोटर व्हीकल कवानीन मौजूद हैं, ये सारे कवानीन मौजूद हैं, इन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? इन पर अमल दरामद करवाना तो इंसानियत की जिम्मेदारी है। ये पुलिस किस मर्ज की दवा है? ये क्या इसी तरह भत्ते लेते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक, आईजी तक, आईजी से लेकर सीएम तक, बिलावल हाउस तक ये पूरा धंधा चलता रहेगा? शहरी ये जुल्म सह चुके हैं, बहुत जुल्म शहरियों ने सहा है। किन मुश्किलात से शहर के लोग गुजर रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रमजान के महीने में बाज़ जगह गैस अवेलेबल नहीं होती, छीना झपटी है, लोग टारगेट किलिंग की जा रही है। जो लोग बचते हैं वो इसी तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर का निशाना बन जाते हैं। हमारी दरख्वास्त तो ये है कि जितने लोग इस शहर के अंदर कम अज़ कम इस साल में जिनकी हलाकतें हुई हैं, आप उनको 1 करोड़ रुपए कंपेंसेशन दें। किसी जान का नेमोल बदल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो अशोई कीजिए, कुछ तो जख्मों पे मरहम रखिए। हुक्मरान तो ये करने से भी आजिज हो चुके हैं।
उनके कान पे जू नहीं रेंगती, बेहिसी का शिकार हैं। आप देखिए जनाजा हुआ, मैं उस जनाजे में शरीक था, कोई मौजूद नहीं था उस जनाजे के अंदर। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी और आई हुई थी, तहरीक इंसाफ गालिबन, बकिया तो कोई भी मौजूद नहीं था, कोई हुकूमती पार्टी मौजूद नहीं थी। ये शहर का अलमिया। जब आप बेहस हो जाएं, आप हादसा हो रहे हो, कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, लोग जो है वो फिर बेहसी होती है, और हुक्मरानों की बेहसी है जिसने आज शहर कराची को यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए, वो जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ये रेकलेस ड्राइविंग, ये इसी तरह जो है वो ओवर बर्डिंग, इसी तरह जो है हम देखते हैं कि ट्रक और टैंकर एक दूसरे को जो है वो चार बेसिक रेस लगा रहे होते हैं। जी मोनिम साहब, एक कराची शहर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, नए नए एरियाज ऐड होते चले जा रहे हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। दूसरे मुल्कों में जो भी बड़ी सिटी होती है उसके साथ उसके सबर्ब्स बना दिए जाते हैं, और वहाँ से लोग आकर अपना ज़रिया माश अगर कराची शहर में आके कमाते भी हैं, लेकिन उनकी रिहाइश वापस उस शहर में होती है, वो वहाँ चले जाते हैं। उनको ईज़ी शहर से ट्रांजिट दिया जाता है ताकि वो, और सस्ता ट्रांजिट दिया जाता है ताकि उनका आना जाना वहाँ आसान हो। दुनिया भर में ऐसा होता है, चाहे फिर वो न्यूयॉर्क हो, चाहे फिर वो लंदन हो, चाहे फिर वो दुबई के आसपास रहने वाले रिहायशी हों जो पाकिस्तान से जाकर वहाँ कमाने वाले हैं। अब तो उनको भी ये पता होगा कि किस तरह से दूसरे शहरों में काम हो रहा है। कराची शहर में ये क्यों नहीं हो सकता ताकि इस पर से ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके? देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर में आप मुझे बताइए, इस शहर जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, इस शहर में हमारे पास सवारी कौन सी है? हमारे पास, आवाम के पास सबसे ज़्यादा लग्जरी सवारी है जिसमें हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ धक्के खा रही होती हैं, वो चिंची है। पूरा शहर चिंची पे है। हुकूमत ने 17 साल में क्या दिया है? पीपल्स पार्टी ने कोई इस सवाल का जवाब देना। MQM उसने वजारत पकड़ ली, वजारत सेहत, वजारत तालीम पकड़ ली, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर वफाकी हुकूमत के अंदर मफादात समेट रहे होते हैं। इस शहर में इस वक्त सिर्फ 400 बसें चल रही हैं जिसमें BRT की बसें भी शामिल हैं, और टोटल इस शहर में पब्लिक प्राइवेट सारी बसें मिलाकर 1100 बसें चल रही हैं। ये शहर वो था कि जहां मास ट्रांजिट होता था, जहां ट्राम चला करती थी, जहां मास ट्रांजिट होता था, जहां रेलवे जो है वो चला करती थी, ट्रेनें चला करती थी, और इस शहर में 104 ट्रेनें पर डे चला करती थी। लाखों मुसाफिर सफर करते थे। लेकिन आज ना मास ट्रांजिट है, ना ट्राम है, ना बसें हैं, और शहर पूरा चिंची पे सफर कर रहा है। शहर के 65% शहर की सवारी स्कूटर है जिसपे लोग मजबूरन सफर करते हैं, कोई शौक से सफर नहीं करता। अगर आप और ये जिम्मेदारी बाइकर्स पर लाद दी जाती है कि ये पूरी फैमिली लेकर, मोनिम साहब, ये जिम्मेदारी बाइकर्स पर लाद दी जाती है कि जी ये पूरी फैमिली लेकर बगैर हेलमेट के घर से बाहर निकल जाते हैं। यकीनी तौर पर ये ठीक नहीं है ना। मैं इसको यहाँ से ये कह रही हूँ कि ये कोई भी बाइकर अगर घर से निकलता है बगैर हेलमेट, या उसकी फैमिली अगर बगैर हेलमेट निकलती है तो ये ठीक है, या पूरी फैमिली को बाइक पर बिठाना ठीक है। लेकिन आप लाहौर शहर में जाएं, वहाँ पर ई चालान है। कराची आपका सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ई चालान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ये कहते हैं हर सड़क के ऊपर आप ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दे सकते, लेकिन आप कैमरास तो लगा सकते हैं। क्यों यहाँ पर ई चालान अभी तक मुतारिफ उस तौर से नहीं हो पाया है? क्यों जब आपका पुलिस वाला या आपका ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ होता तो किसी भी तरीके से उस शख्स की निशानदेही हो पाती जो कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है या उसको ठीक तरीके से नहीं लेकर चल रहा है? देखिए, हम तो ये बात कहेंगे ना, अब अगर एक आदमी अपनी फैमिली को साथ लेकर निकल रहा है, हेलमेट पहना है, नहीं पहना है, अगर नहीं पहना है तो किसकी जिम्मेदारी है? इंसानियत की जिम्मेदारी है ना। ट्रैफिक पुलिस किस मर्ज की दवा है? भाई आप रिश्वत लेते हैं, आप चौक चौराहों पे 4-4, 5-5 पुलिस वाले, हम कराची में रहते हैं, हमें पता है इस कराची में, मैं आज भी यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि इन 5 जगहों पर भी अभी ट्रैफिक पुलिस वाले जमा होंगे, 5-5, 6-6, और लोगों को रोक रोक कर उनसे भारी भारी चालान कर रहे होंगे, उनसे भत्ता ले रहे होंगे, उनसे रिश्वत ले रहे होंगे। जब तक ये रिश्वत का धंधा नीचे से ऊपर तक खत्म नहीं होगा, तो ये बताइए मोहन साहब, मैं वही तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इजलास हुआ। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में ये बात तय हुई कि हम जो है वो मीडिया पर पब्लिसिटी करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे। आज तक कोई पब्लिसिटी हुई मीडिया पे, अवेयरनेस दी गई
ये अपनी जाती तशहीर के लिए है, ये अपनी पार्टी की तशहीर के लिए है। वो प्रोजेक्ट जो बनते भी नहीं है उनकी तशहीर कर रहे होते हैं। आप शहरी को तो अवेयरनेस दे देंगे मोहम्मद साहब, आप और मैं शहरी को या अपनी सिंध हुकूमत शहरी को अवेयरनेस दे देगी। ये जिस पुलिस वाले का जिक्र या जिस ट्रैफिक पुलिस वाले का जिक्र जो कि भत्ता लेता है, उसको कौन अवेयरनेस देगा? मेरा सवाल ये था कि हम क्यों नहीं ई चालान की जानिब आ जाते ताकि ये हम इसको, इस मामले को हम यहाँ से रफा दफा ही करें। नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई बात नहीं, आप अगर हेलमेट नहीं पहने हुए हैं आपकी पिक्चर खींचेगी, आपकी बात से एग्री करता हूं, तो हल की जानिब आना पड़ेगा हमें। आपकी बात से एग्री करता हूं, ई चालान की तरफ आना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं, ई चालान की तरफ आना चाहिए। उसके लिए आपको कैमरास चाहिए और कैमरास आपको वर्किंग चाहिए। अभी तो जितने कैमरे लगे हुए हैं वो चलते हैं नहीं चलते किसी को नहीं पता। ये तो हम 7 साल से सुन रहे हैं कि सर्विलेंस कैमरास शहर में लगना है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट दी गई 14,000 कैमरे लगना है, 1300 कैमरे लगे हैं, अब 10% भी नहीं लगे कैमरे। भाई ये नायल लोग हैं, 17 साल से ये सूबे पे विराजमान हैं, हर हुकूमत विराजमान है, MQM हर हुकूमत का हिस्सा होती है, लेकिन ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए। नायल लोग हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, लोगों को अजाब झेलने पर मजबूर कर दिया है शहर के लोगों को। अब आप मुझे बताइए ना कि अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाते? आप मुझे बताइए कि रोड सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लेते? मोटर व्हीकल्स के कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं कराते? आप मुझे बताइए सड़क पर गाड़ी लाने वाले के लिए जगह क्यों नहीं बनाते? मोहम्मद साहब, इतनी तजावुजात हैं, वो तजावुजात हटती क्यों नहीं है? भाई आप मुझे पहले ये बताइए, ये मौजूद जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से, नॉर्दर्न बाईपास इस शहर के अंदर मौजूद है। उस नॉर्दर्न बाईपास पे चिंची चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, नहीं चल रहा तो उस पर हाईवे ट्रैफिक नहीं चल रहा, वो बनाया इसी काम के लिए गया है। ये लिंक रोड नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे लिंक रोड है, लेकिन सारा ट्रैफिक रात को लांडी इंडस्ट्रियल एरिया से मलिर आता है, मलिर हॉल से निकलता है। इसी तरह नेशनल जो नॉर्दर्न बाईपास से ट्रैफिक को जाना चाहिए, वो नाजमाबाद लियाकताबाद, आप इसको तो ठीक करिए। ये बने हुए रास्ते सारे, आप इस पे भी इंप्लीमेंट नहीं करवाते। इस पे इंप्लीमेंट कराना किसकी जिम्मेदारी है? 24 घंटे शहर में ये हमारे ये जिसे कहते हैं वाटर टैंकर मूव कर रहे होते हैं, ये पूरी माफिया है। इसके पीछे बड़े बड़े इदारे हैं जो इस मसले को हल नहीं करते। 50% इलाके में पानी नहीं आता। इस शहर के अंदर लोग 19 साल से एक बूंद पानी का कराची के सिस्टम में इजाफा नहीं हुआ। शहर के लोगों के नलकों में पानी नहीं आता। मोहम्मद साहब, आप आईजी और बिलावल भुट्टो साहब का नाम ले रहे हैं जो कि इस वक्त जिनकी हुकूमत है सिंध में, आप उनका नाम ले रहे हैं कि माफिया ऊपर तक चला जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आम शहरी है वो फिर उम्मीद छोड़ दे, वो छोड़ दे कि उसको जिंदा रहने का हक है? ये उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। इन जालिम हुक्मरानों का मुकाबला करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने आज यहाँ एहतजाज किया है और हमने लोगों को यहाँ जमा किया कि हम एहतजाज करेंगे। हमारा राइट है एहतजाज करना, ये जमहूरी राइट है और हम एहतजाज करेंगे। हमने 5 अप्रैल को IG ऑफिस पर, IG सिंध के ऑफिस पे धरने का ऐलान किया है। हम पूरे शहर से लोगों को IG ऑफिस लेकर आएंगे, वहां धरना देंगे। ये IG जिम्मेदार हैं, इंतजामिया जिम्मेदार है। जरूरत पड़ी वजीर आला हाउस भी जाएंगे, जरूरत पड़ी ये सारे मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बैठते हैं वहां भी जाएंगे। कराची के हक के लिए जिस दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा खटखटाएंगे, लेकिन इस जुल्म के निजाम को खात्मा होना चाहिए। और ये कराची के लोगों के जख्मों पे जिस तरह नमक छिड़का जा रहा है, गवर्नर साहब सैर सपाटे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मसाइल हल करें। आप वफाक का हिस्सा हैं, आप MQM की तरफ से गवर्नर हैं, आप वफाकी नुमाइंदे हैं शहर के अंदर। सिर्फ जबानी कलामी, बयानबाजियां, नूरा कुश्ती गवर्नर और मेयर के दरमियान जारी है। $100 करोड़ रुपए दे दो, वफाक से लेकर दे दो। आप वफाक का हिस्सा हैं, आप गवर्नर हैं, आप सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर है, MQM वफाक के अंदर है, सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी चेयरमैन वो भी आप देख लें जो पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली के अंदर है। मुस्लिम लीग नून, इसको तो कराची से कोई गर्ज ही नहीं है कि कराची भी कोई शहर है जो आपको रेवेन्यू देता है। ये जुल्म है जो आप कराची के साथ कर रहे हैं। इस जुल्म को खत्म होना चाहिए, ये नूरा किश्ती का खात्मा होना चाहिए। कराची के शहरियों को रिलीफ दीजिए। नूरा कुश्ती का भी खात्मा होना चाहिए। बयानबाजी अपनी तरफ है, लेकिन कराची वाले को उसके जीने का हक मिलना चाहिए। जफर साहब, बहुत शुक्रिया। में हमारे मेहमान थे और आपने ना सिर्फ कराची वालों की
आवाज़ में हम आवाज़ हुए हैं। आज आप उस एहतजाज का हिस्सा भी थे जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। ये हालिया हादसा कराची में बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यह वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमें अभी ज्वाइन किया है MQM से अरशद वोरा साहब ने, और निहाल हाशमी साहब हमें नून लीग का मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर करेंगे। निहाल हाशमी साहब, अरशद वोरा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अरशद साहब, आप तो सिंध हुकूमत में इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, ये बता दीजिएगा कि कभी हम गवर्नर साहब को कहते हैं जिनका ताल्लुक आपसे पार्टी, उनको सुनते हैं ये कहते हुए कि मैं तो ट्रक के सामने खुद खड़ा हो जाऊँगा, और फिर वो देखते हैं कि बड़ा शोर मचता है सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर इस पर जवाबी वार भी आते हैं, लेकिन जो आम आदमी है कराची का, वो तो अपनी हाथ की हथेली पर अपनी ज़िंदगी लेकर घूम रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम कब बयानबाजियों से बाहर निकलेंगे और आखिरकार ये कराची का जो शहरी है उसका सोचेंगे? पहले तो ये बताइए, कराची के शहरी की डेफिनेशन अब रह क्या गई है? कराची का शहरी है कौन? पहले तो ये इसको डिफाइन करना सवाल होना चाहिए। ये तो मेरा सवाल होना चाहिए कि कराची का शहरी क्या है? कराची का शहरी क्या कचरा है? कराची का शहरी कोई सांस नहीं लेता? की पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है। कराची में जो है इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन जो है उसकी लिमिट्स खत्म हो चुकी हैं। कराची के अंदर अब लेवल ऑफ एब्जॉर्बेंसी बिल्कुल जीरो पर आ चुका है। कराची मजीद लोगों को अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कराची के अंदर सकत नहीं रही। कराची के साथ ये जो कराची की आज 80% सड़कें जो हैं जो टूटी हुई हैं, गलियां मोहल्ले ये जो टूटे हुए हैं, जिसके ऊपर ये डंपर्स और ये टैंकर जो हैं अपने रोड के बैलेंसेस ना रखने की वजह से, अपनी तेज रफ्तारी की वजह से आए दिन का ये जो अभी तकरीबन 69 के करीब अमवात हो चुकी हैं इन्हीं दिनों में, तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जब आपके पास कोई कानून नहीं होगा, जब आपका जिसका दिल करता है आता है एक झुग्गी बनाता है, वो एक झुग्गी से फिर महीने बाद 10 होती हैं, 10 से 50 होती हैं, 50 से फिर वो पूरी जमीन पर कब्जा हो जाता है। 2013 में आज क्यों नहीं हटा सकती ये जो है? कराची के लोग ठेलों पर जब कमाने निकलते हैं ली मार्केट में, तो उस वक्त गवर्नमेंट के एंटी इंक्रोचमेंट सेल को ख्याल आता है ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो है क्या कराची के लोग नहीं है? इन्हें कराची के लोगों के साथ हमदर्दी नहीं है? अगर एंटी इंक्रोचमेंट के लोगों को बहुत ही ख्याल है तो जाएं 2013 में जो सुपर हाईवे पर झुग्गियां आबाद हुई हैं उस इंक्रोचमेंट को हटाएं और उन्हें उनके घर पे भेजें। जो 2022 के सैलाब के लिए 750 अरब रुपया जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, तो ये 750 अरब 21 लाख जो घर बना रहे हैं ये उसका 1% है। ये 20,000 झुग्गियां इनको भी तो ले जाए ना वहां पे। कुछ तो कराची का बोझ कम करो। अरबों डॉलर ले रहे हो बाहर से सिंध के नाम पर। अब पता नहीं आगे और कौन से क्लाइमेट चेंज के नाम पे भी पैसे लेने शुरू कर दिए। यहाँ पे पिछले 17 साल में तकरीबन 16-17 हजार अरब रुपए ले चुके हैं। हाशमी साहब, वजीर आजम साहब आते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन से मिल के जाते हैं। इससे पहले भी नून लीग की वफाक में कई बार हुकूमत रही है, और जब वो आते हैं उस वक्त ऐसा लगता है कि उनका दिल इन कराची वालों के साथ ही धड़कता है और एक बड़ा प्लान है, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं वो चले जाते हैं। सिंध वाले रोना रोते रहते हैं कि हमें तो हमारे फंड तक नहीं मिल रहे। ये कैसी मोहब्बत है कराची से? देखिए मोहतरमा, पूरी दुनिया में एक चीज राइज है, हर शहर इलाका का एक रीजन का अपना एक जबान होता है, अपनी कल्चर होती है, उसकी रिवायतें होती हैं, और कल्चर जो है वो सदियों में पनपता और बनता है। कराची में भी एक कल्चर क़याम पाकिस्तान के बाद डेवलप होना शुरू हो गया, पनपना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। इसे इंडस्ट्रियल हब बना दिया गया, इसे एजुकेशन का हब बना दिया गया, जबान, अशार, शायरी, शायर, दानिश्वर पैदा होने लगे। ये बैंकिंग हब बन गया। ये शहर बड़ी तेजी से अपने तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, आदाब, मगर एक खास माइंड सेट के तहत इसके तरक्की के मनाजिल को रोकने के लिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना शुरू हो गया।
दुनिया में कोई शहर इस तरह से अनलिमिटेड तरीके से नहीं पड़ते। जो मास्टर प्लान है कराची का वो फेडरल भी एरिया का, नाजराबाद का, नॉर्थ नाजराबाद का है, न्यू कराची का, मरी, लांडी कोरंगी, इससे आगे का नहीं है। उस मास्टर प्लान में अगर आप नए पार्कों को, नए फुटबॉल ग्राउंड को, खाली जगहों पे आप आबादी भर दें और कहें जी पाकिस्तान सबका है, ये मिनी पाकिस्तान है, तो फिर आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी शहर का कल्चर होता है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के म्यूनिसिपल, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस, वहाँ की पुलिस, वहाँ के टीचर, वहाँ के अमायदीन, वहाँ के मौलवी, वहाँ पे मुअज्जिन, वो सारे उसी शहर से वाबस्ता होते हैं। वहाँ के ठेले वाले, वहाँ के रिक्शे वाले, वहाँ के बम्बे में देख लें, बम्बे का जो रिक्शा वाला है या टैक्सी वाला है वो बम्बे स्टाइल का बम्बे बोलता है वो। मगर हमारे शहर को बर्बादी की तरफ जानबूझ के धकेला गया। जिनको पता ही नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है, उनको ला के जब आप बैठाल देंगे तो ऐसे होगा। अब आप मेरी पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं, तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम वो ट्राइपेट्री है। सबसे नीचे है यूसी, फिर है टाउन या मेयर या चेयरमैन, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर फेडरल गवर्नमेंट है। तो जनाब हमारा नंबर तीसरे पे आता है और तमाम वसाइल मुहैया की जाती है फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फराइज में आता है कि वो मेट्रोपॉलिटन को, ये कॉस्मोपॉलिटन को, ये टाउन को उनके वसाइल मुहैया करें। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं होता है, इसमें एहसास से जिम्मेदारी का रोल होता है। हम अपने एहसास, देखिए पानी सप्लाई करना हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तो 18वीं के बाद इवन देन K4 के जो स्कीम है उसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना 50% हिस्सा डाला हुआ। आपको पता है C3 जो है सीवरेज का, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो काम भी हमने अपने जिम्मे लिया हुआ है। ठीक है अरशद वोरा साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। ये जो बात की जा रही है कि ये वो मंसूबे जो कि वफाक की जानिब से आगाज़ किया गया था या वफाक उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये बता दिए ये मंसूबे पाया तकमील तक तो नहीं पहुँचे कराची वालों के लिए? कराची वाला तो अभी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची वाले के तो घर में पानी नहीं आता, वो तो ख़रीदता है, और हर दफ़ा जब पानी का शॉर्टेज होता है तो वो महंगे से महंगे 12-12 हज़ार के, 15-15 हज़ार के टैंकर डलवा रहा है। तो जब फ़ायदा कराची वाले को नहीं पहुँच रहा तो वफाक क्या कोऑपरेट कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए कराची वाले की गर्ज खत्म हो गई है कि वफाक दे रहा है या सूबा दे रहा है या KMC दे रही है। वफाक, कराची के लोगों को पानी चाहिए, कराची के लोग अब सड़कों पे निकल आएंगे। कराची के लोगों के लिए बस हो गई है, न सिर्फ पानी, यहाँ कचरा उठता नहीं है, यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। बिल्कुल अभी निहाल हाशमी ने सही कहा कि यहाँ की पुलिस जो है, कराची में कराची की पुलिस होनी चाहिए, कराची के तालीमी इदारों में कराची का उस्ताद होना चाहिए, कराची के टीचर्स होने चाहिए, कराची के अस्पतालों में कराची के डॉक्टर्स होने चाहिए। क्यों ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कराची वालों को अब शायद एक और जंग लड़नी पड़ेगी और अपने ही जो है सूबे में लड़नी पड़ेगी, अपने हुकूक की जंग लड़नी पड़ेगी। और जो है ये जो नौकरियां नहीं दी जा रही, जो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कराची के लोगों के नौकरियों के हुकूक मारे, अगर इन्होंने नौकरियां नहीं दी, कराची में अगर ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस हो, लोकल पुलिसिंग का निजाम ना लाया गया, लोकल लोगों को ना अगर भर्ती किया गया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये सूबा वैसे तो चल ही नहीं रहा, आगे भी मुझे चलता हुआ नजर किसी तरीके से भी नहीं आता है। सूबे का दुख अपनी जगह, लेकिन मुझे तो अब तक अब मेरे शहर का दुख है कि ठीक है नौकरियां एक अलग बात है, रेजिडेंसी एक अलग बात है, लेकिन जो सड़क पे निकला है उसको ये यकीन कौन दिलाएगा कि आज वो जिंदा सलामत अपने घर पे चला जाएगा। शुक्रिया आपने वक्त निकाला साहब हमारे प्रोग्राम के लिए। चंद दिन पहले एक हादसा पेश आया, 2 दिन उसको हुए हैं, उसकी वीडियो नहीं देख सकते, और अगर आप देखेंगे तो शायद कई दिन आप सो नहीं सकते। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बातें अब लफ्जी लगती हैं, कम लगती हैं, अपना दुख कम लगता है। कब ट्रैफिक कंट्रोल होगी कराची की, कब यहाँ पर हादसा बंद होंगे? मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक हादसा होते हैं और उस हादसा के नतीजे में जो खास तौर पे इंसानी जाने जो हैं वो जाती हैं, ये बहुत तकलीफदेह बात है। इसकी कोई उज़र नहीं पेश की जा सकती, इस पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये एक डिटरेंट क्रिएट होना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि सड़क पे आने के लिए ट्रैफिक कानून पर पाबंदी करना
ये लाजमी चीज है। बाकी जो हादसा हो गया, क्योंकि एक हादसा हो गया है, हादसे हो रहे हैं, तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। और साहब, क्या आप जानते हैं ये बात कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है, अब उसके बारे में रज़ा साहब इतनी बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि शायद उस डंपर का ब्रेक फेल था, ये भी बात की जा रही है कि शायद बाइकर्स जो थे वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे। इस ट्रैफिक को किसने कंट्रोल करना है? क्या हम न्यूयॉर्क या लंदन से वो पुलिस मंगाएंगे जो यहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, महज़्ज़ब माशरों में ना हर वक्त हर जगह पुलिस कैमरे नहीं लगे हुए होते। शहरी लेकिन ऐसे हादसात भी तो नहीं हो रहे होते। मैं वही बात करने जा रहा हूँ ना, मैंने अगला लाइन अगर आप मुझे इजाजत देती, मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ शहरी जिनको लाइसेंस मिलता है वो अपने सिविक सेंस को अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए पूरा करते हैं। वो लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी पे चलते हैं, वो रॉन्ग साइड नहीं आते। वो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट जरूर पहनते हैं, और इसीलिए कहा जाता है ना, हेलमेट पहनने से 50 से 60% जो है वो चांस होता है कि आपकी जिंदगी बच जाएगी। फिर हम देखते हैं मोटरसाइकिल सवार जिस तरीके से, हमारे ही भाई हैं बेचारे, क्या करें। रजा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। रजा साहब, मुझे ये बताइएगा, एक कैंपेन चलाई जाती है हर 2 साल में जिसमें गिफ्ट कर दिए जाते हैं हेलमेट दे दिए जाते हैं ये बाइकर्स को। उसके बाद वो हेलमेट्स ले लेते हैं, पहनते हैं नहीं पहनते, ये एक अलग बात है। मैं मानती हूँ कि हर शहरी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन उस शहरी के ऊपर चालान करना कि तुम्हारा हेलमेट क्यों तुम्हारे सर पे नहीं है, पीछे बैठी खातून ने क्यों हेलमेट नहीं पहन रखा, आगे बैठे बच्चे के सर पे क्यों कोई हेलमेट नहीं है, अगर 2 ही लोग सवार हो सकते हैं बाइक पे तो वो क्यों, मतलब इब्तदाई तौर पर तो किसी को ये सख्ती करनी होगी ना। आप और मैं कई ऐसी वीडियोस अपने सामने से गुजरते हुए देख चुके हैं जिसमें 100 रुपये पकड़ा कर वो रफा दफा भी हो जाता है मामला। मैं ये नहीं कह रही कि हर पुलिस वाला यही है, बट अगर कहीं पर नहीं माना जा रहा है लॉ, तो उस लॉ को पूरा करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिम्मेदारी पुलिस की है, ट्रैफिक पुलिस की है कि जो भी कानून तोड़े, ट्रैफिक की कानूनी खिलाफवर्जी करे, उसका चालान भी करें, उसको अगर अरेस्ट बनती है तो अरेस्ट भी करें। मैं तो एक दूसरी बात आपसे कर रहा हूँ कि हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलानी चाहिए ना, कि ये अगर आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है और उस पर जा रहे हैं तो हेलमेट इज बेसिकली, अगर ट्रैफिक कानून की पाबंदी में आता है तो आपकी जान की हिफाजत भी तो करता है मेरे भाई। मुझे कंक्लूजन बता दें कि क्या मैं कोई एग्रेसिव कैंपेन देखूं, चाहे वो आगाही की हो, चाहे वो उन डंपर्स वालों के पास हो, अगेंस्ट हो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और चाहे वो रॉन्ग साइड से आने जाने वाले लोग हों जो ट्रैफिक कवानीन फॉलो नहीं करते। लेट्स डील विद इट ना। नंबर 1 हुकूमत की जिम्मेदारी है, नंबर 2 कैंपेन नहीं, ये रोजाना होनी चाहिए, ड्यूटी है, रोजाना काम करना है। ये कोई थोड़ी साल में 1 महीने की कैंपेन चलाएंगे और 11 महीने करेगा ये कैंपेन? सोशल वेलफेयर वाले करेंगे। मैंने कहा पूरे 12 महीने ये कैंपेन चलाने भी ट्रैफिक की जिम्मेदारी है और कानून पर अमल दरामद कराने भी उनकी जिम्मेदारी है। सही। और ये जो लाइसेंस वाला मामला है, इसका क्या करें? ये बगैर लाइसेंस वाले डंपर और बगैर टाइम के जो लाइसेंस चला रहे हैं डंपर्स, इनका क्या करें, जो दिन दिहाड़े धनाते फिर रहे हैं? लाइसेंस जेब में ना होना अलग बात है, और मालिक डंपर ने अगर अपने पास रखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर होना चाहिए। लाइसेंस जेब में होना जरूरी नहीं होता, लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर होना जरूरी है। अगर किसी वजह से मालिक अपने पास लाइसेंस रखता है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो जो ड्राइवर है वो लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर नहीं कहलाएगा। ठीक, लेकिन इसका कतई रज़ा साहब ये भी मतलब नहीं है कि उस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी बाद में। नहीं, ये तो हमने अग्री कर लिया ना। देखें जो बातें हम अग्री कर चुके हैं ना कि कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए, उसको हम दोबारा नहीं छेड़ते। मैं उम्मीद करती हूँ देयर विल बी अ क्लाइमेक्स टू ऑल ऑफ दिस। वोरा साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं रज़ा हारून साहब की बात से? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। देखें, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, और इस प्रोग्राम को टीवी पर एडवर्टीजमेंट बनाकर वो जो पैसा खर्च होता है और जो पैसे का ज़िया होता है, प्रैक्टिकली अवामी नुमाइंदों को भी सड़कों पर निकलना होगा, पुलिस के सीनियर अफसरान को सड़कों पर निकलना होगा, प्रैक्टिकली जो है मोटरसाइकिल, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल के जो सवार हैं उनको जो है कानून को इम्प्लीमेंट कराना होगा। और मैंने जिस तरीके से आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर जितनी जल्द से जल्द मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो है, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट शुरू होगी, उतना ही ये जो है आपका ट्रैफिक
का दबाव कम होता चला जाएगा। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पर कहीं दूर दूर तक मास ट्रांजिट का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। और दूसरे मैं ये समझता हूँ एज ए अवाम हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हम मोटरसाइकिल पर गलत से जा रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। कल ही मैंने देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी की एक तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बनी हुई है, बड़ी अच्छी जगह पे। वोहरा साहब, हमने भी वो तस्वीर देखी और वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन चूंकि मैं चाहती हूँ कि हम मुद्दे पे रहें और कराची वालों के जो मेजर इशू पर रहें, बिकॉज अगर हम उससे डेरिवेट हो जाएंगे तो फिर हमारी तवज्जो भी उस जानिब कम हो जाएगी और वो मैं चाहती नहीं। कराची के मामलात बहुत सारे हैं, कराची के मामलात खुद कराची वालों क्या पूरे मुल्क से कोई ढके छुपे नहीं है, लेकिन मैं और आप और हर कराची वाला और हर पाकिस्तान यही चाहता है कि यहाँ का जो आम शहरी है उसको आप यहाँ रहने की सिक्योरिटी दे दें, उसको वो घर से बाहर सेफ निकले, घर आए सेफ हो, उसकी फैमिली सेफ हो, उसे बुनियादी सहूलियात मौजूद हो। ये बात पीछे रह गई कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है, सबको ये बात पता है, लेकिन एक कराची वाले को ये बात नहीं पता है कि आज वो अपने घर से निकल रहा है तो वो जिंदा वापस लौटेगा या नहीं। उसका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको कहीं कोई अगवा कर लेगा या वो सही सलामत घर पहुंच जाएगा या नहीं। और मेरी और हर कराची वाले की यही दुआ है कि जो हम कहते हैं कि ये हल है, ये हल है, ये हल है, अब वो हल निकल आए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का भी वक्त हुआ है ख़त्म। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।